नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। सैलाब में पटना डूबा हुआ है। पटना के कई इलाके डूबे हुए हैं, लोग फंसे हुए हैं। आफत का ये 5वां दिन है और 5वें दिन में भी पानी नहीं निकला है। 5वें दिन भी पानी नहीं निकाला जा सका है उन इलाकों से। लोगों की मुश्किलें अभी बढ़ी हुई है। तो पानी तो उन इलाकों से नहीं निकला, लेकिन सरकार का पानी निकलने लगा है। जाहिर है, ये समझना जरूरी हो जाता है कि बारिश थम गई फिर भी उन इलाकों से पानी नहीं निकला। रियलिटी क्या है? बिना किसी भूमिका के हम अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीकांत प्रत्यूष के पास चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आफत की वजह क्या है। वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से बारिश थमने के बाद भी पानी नहीं निकल पा रहा है? सर देखिए, पानी बारिश का पानी है, कहा जा रहा है कि बारिश का पानी है, और बारिश का पानी इतना ज़्यादा है कि 5 दिन से निकल नहीं रहा है। ये चिंता का विषय है। बारिश का होना, जल जमाव का हो जाना, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन 5 दिनों तक जल का निकासी नहीं हो पाना ये स्वाभाविक घटना नहीं है। ये बहुत चिंता वाली बात है और लगातार हम कवरेज कर रहे हैं। 5 दिनों से लोग फंसे हुए हैं और जो अपने कवरेज के दौरान कुछ हाइलाइट्स हैं जिसको मैं बताना चाहूँगा, जिससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि क्या कारण है। देखिए, राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर शुरू हुआ है, कोई शक नहीं है, लेकिन 2 दिनों बाद हो पाया है। शुक्रवार की रात में आफत की बारिश आई और रात में ही पटना डूब गया। शनिवार को हम गए थे राजेंद्र नगर बाजार समिति के इलाके में, वहाँ पर इतना पानी था, लेकिन राहत बचाव कार्य के नाम पर कुछ भी नहीं था। कोई SDRF NDRF की टीम नहीं थी, कोई राहत सामग्री बांटा नहीं जा रहा था, केवल मैं ही था वहाँ और जो वहाँ के लोग थे किसी तरह से पानी में घुसकर पार करके निकलने की कोशिश कर रहे थे। लोगों में लेकिन जब खबर चलने लगी तो दूसरे दिन दोपहर बाद जब और पानी बढ़ गया तो SDRF की टीम भी उतर गई और वो रेस्क्यू पॉइंट बन गया, जो त्रिशूल धनुष पुल कहा जाता है, जो जोड़ता है कंकड़बाग राजेंद्र नगर को बाजार समिति को। उस पुल का आकार धनुष के आकार का है, तो धनुष पुल कहा जाता है। वहाँ पर मैं गया था सबसे पहले और सबसे भीषण स्थिति वही देखा था। तो 2 दिन बाद वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। NDRF की टीमें उतर गईं लाल लाल बोट लेकर, ठीक है। तो लगा कि भाई अब कुछ हो रहा है। तो वाकई जब NDRF की टीम उतरती है राहत बचाव कार्य में तो देखने में बड़ी तस्वीर अच्छी होती है। और ऊपर से जब हेलीकॉप्टर उड़ने लगे और राहत का पैकेट गिराने लगे राहत सामग्री का, तो कुछ होने का एहसास होता है। कुछ होने का एहसास होता है और एक मैसेज जाता है कि सरकार बहुत सतर्क है, जागरूक है, काम कर रही है। लेकिन देखिए, सच्चाई ये है कि खुद जो NDRF के अधिकारी हैं उन्होंने सिटी पोस्ट से कहा कि वो खुद नहीं चला पा रहे हैं ठीक से ये ऑपरेशन, क्योंकि लोग फेरी लगा रहे हैं। लोग घर छोड़ने को तैयार नहीं हैं। लोग बिजली की मांग कर रहे हैं, बिजली दीजिए। लोग मांग कर रहे हैं पानी की, पानी दीजिए। और लोग मांग कर रहे हैं जल निकालने की। तो मांगें पूरी तो हो नहीं रही हैं, तो लोग फेरी लगा रहे हैं। NDRF की टीम की जो नाव जाती है उनको रिस्क्यू करने उसी नाव से आते हैं, फिर जो रिस्क्यू सेंटर है वहाँ से राहत सामग्री लेकर फिर चले जाते हैं, फिर उधर से आ जाते हैं। तो कुछ ही लोग फेरी लगा रहे हैं और जो निकलना चाहते हैं, मैंने देखा कि जो खुद घरों में फंसे हुए निकलना चाहते हैं उनको NDRF की टीम ला नहीं रही है। वो कोई ना कोई बहाना बना रही है कि नहीं, हमको तो रेस्क्यू करने जाना है हॉस्पिटल में, हमको रेस्क्यू जाना है मरीज को, माने इस तरह के बहाने। तो जो लोग वाकई फंसे हुए हैं उनको तो कोई निकाल नहीं रहा है। जो इतना पानी में जा रहे हैं उनके पास से होकर बोट गुजर रही है, उनको बोट लेने को तैयार नहीं है। तो ये कौन सी राहत है भाई कि आप जो जरूरतमंद है, जो बोट पर चढ़ना चाहते हैं, उनको आप चढ़ा नहीं रहे हैं। एक नहीं सर, ऐसी कई तस्वीरें हैं। मांग रहा है राहत सामग्री, बिल्कुल नहीं जा वो रहा तस्वीर आप दिखाइए पहले। क्या है यहाँ सरकार की तरफ से सारा चीज फ्लॉप है। क्या व्यवस्था है सरकार की तरफ से? पानी खरीद कर ला रहा है, पानी ले जाने के लिए व्यवस्था नहीं है। 8 नंबर रोड सबसे ज्यादा भयावह स्थिति है। तो सरकार तो कह रही है कि कितने हजार लोगों को निकाल दिया गया है। कुछ नहीं है, क्या व्यवस्था है? 4 दिन से हम लोग लैट्रिन का न लैट्रिन कर रहे हैं, न खा रहे हैं, न पी रहे हैं। खरीद कर पानी ला रहा है, पहुँचाने के लिए पानी नहीं है, पानी पी कर रह रहा है। आप क्या है सरकार का? न सत्तू है न क्या दे रहा है सरकार? तस्वीर देख लिया आपने, NDRF के अधिकारी का बयान भी सुन लिया कि लोग फेरी लगा रहे हैं। लोग फेरी लगा रहे हैं कि NDRF की टीम फेरी लगा रही है, ये आप तय करिए। तो ये बड़ी बात हो गई। हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री गिराई जा रही है, हर जगह पानी है, पानी ही पानी है। तो छतों पर गिराई जा रही है, यानी जिनके पक्के मकान हैं, बड़े लोग हैं, उनके छतों पर कुछ राहत सामग्री गिर जा रही होगी, जिनको ज़रूरत ही नहीं है। जिनको ज़रूरत ही नहीं है। जिनको ज़रूरत है, पटना तो झुग्गी झोपड़ी का शहर है ना, यहाँ लाखों की आबादी झुग्गी झोपड़ी में रहती है।
उनको कैसे मिलेगा ये राहत? कैसे हेलीकॉप्टर से आप गिराएंगे? वो तो पानी में फंसे हुए हैं, बाहर निकाले ही नहीं गए हैं। तो उनके लिए जो हेलीकॉप्टर से राहत नहीं मिल रही है, हेलीकॉप्टर उनके लिए आफत बन गया है। एक बुजुर्ग आदमी देखा कि हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ रहा है, राहत सामग्री गिरा रहा है, टकटकी लगाए उम्मीद के साथ ऐसे देख रहा था, और राहत सामग्री का पैकेट ऊपर से गिरा दिया उसके मुंह पर, मुंह फट गया। तो जो राहत की आस लगा के टकटकी लगा हुए था, उसको आफत बन गया हेलीकॉप्टर। तो आज से तो हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री गिराने का काम बंद हो गया। दूसरी चीज हो गई, आपको 2 पॉइंट, आप ये तस्वीर देखिए, भले उस बूढ़े को देखिए किस तरह से घायल है, एसडीआरएफ की टीम कैसे उसको इलाज के लिए ले जा रही है। ये कैसे घायल हुए बाबा? सर ये वो जो हेलीकॉप्टर से वो रेस्क्यू का सामान, वो खाने वाला फूड वगैरह जो गिराते हैं, वो सर इनके ऊपर गिर गया। तो कितना चोट लगा? तो सर चोट लगा है, वो नाक मुंह सबसे ब्लड आ रहा है उनको। तो ये तस्वीर देखने के बाद आप कह सकते हैं कि ये हेलीकॉप्टर राहत वाला नहीं है, आफत बन गया है। और देखिए जो लोग हैं उस इलाके के, वो कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से जो राहत सामग्री गिराई जा रही है उसको कुत्ता भी नहीं खाएगा। देखिए, सुनिए। हेलीकॉप्टर से खाना जा रहा है, वो खाना पानी में वेस्ट हो रहा है, लेकिन हम तक नहीं पहुंच रहा है। कुत्ता भी नहीं खा पा रहा है। कुत्ता भी नहीं खा रहा है वो खाना जो आप भेज रहे हैं, क्योंकि वो पानी में गंदा हो रहा है। तो जिस राहत सामग्री को कुत्ता भी नहीं खाएगा, उसे क्यों गिराया जा रहा है? किसके लिए? कौन खाएगा उसे? ये बड़ा सवाल है। तो हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री गिराने का काम अब बंद कर दिया गया है। ये अच्छी शुरुआत है। और आपने देखा कि हम गए थे पानी की समस्या को समझने के लिए कि भाई वाटर लॉगिंग क्यों है इतना। 5 फीट 4 फीट पानी है और 3 दिन 4 दिन 5 दिन में भी क्यों नहीं निकला। तो हमने रियलिटी चेक किया। शुरुआत किया पाटलिपुत्रा से। पाटलिपुत्रा सम्प हाउस पर हम गए तो वो सम्प हाउस बिल्कुल नाकाम है। वहाँ पर पानी निकालने का काम शुरू ही नहीं हुआ था। आज सुबह 4 बजे समरसेबल मोटर बोरिंग हुआ है। समरसेबल बोरिंग समझ रहा है ना, अलग से हुआ है, और फिर उसके सहारे जल निकासी का काम शुरू हुआ है। यानी 5 दिन के बाद, 4 दिन के बाद 5वें दिन सुबह 4 बजे से यहाँ से पानी निकाला जा रहा है समरसेबल बोरिंग करा के। आप सुन लीजिए, अधिकारी का तस्वीर देख लीजिए। वो बंद क्यों है? चूंकि अब जितना पानी खींचना चाहिए उतना पानी यहाँ से निकल रहा है, इसीलिए उसको बंद किया गया। वो पानी यदि चालू किया जाएगा तो वो बंद हो जाएगा, मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। जितनी व्यवस्था है पानी निकासी की, वो तो यूज नहीं कर पा रहे हैं आप। नहीं तो ये तो कल लगा है समरसेबल, इसीलिए अभी उसको बंद किया। पहले चारों चल रहा था, चारों पंप चल रहा था। बल लगाने के बाद इसकी जरूरत खत्म हो गई। इसका बंद किया गया है इसको, चूंकि समरसेबल से ज़्यादा पानी फेंकता है। पानी मिलेगा, सीधा बात है। जाम ना है नाला, पानी मिलेगा तब ना खींच पाएगा 3-3 को। एक के लायक तो पानी नहीं मिल रहा है, पानी तो पूरा जाम है। 24 घंटा से चला रहे हैं लोग, काहे नहीं पानी निकल रहा है? तो सेंस होना चाहिए कि पूरा नाला जाम है, पूरा नाला यहाँ से वहाँ जाम है। आप स्वयं जाके देखिएगा ना, ये तो सोचने की बात है। ये बंद क्यों कर दिया गया? पानी जितना मिलेगा ये होगा, तो जितना खींचना चाहिए पानी उतना प्राप्त नहीं हो रहा है। पानी पूरा भरा हुआ, क्यों प्राप्त नहीं हो रहा? पूरा नाला जाम है, उड़ाही के नाम पर कुछ जीरो है, कुछ नहीं हुआ है। जाके पाटलिपुत्रा घूम के देखिए, पूरा नाला जाम है, उगाही के नाम पर क्योंकि नाला हम नहीं देख रहे हैं कि चूंकि वो सब नगर निगम अपने वाले लोग देख रहे हैं, लेकिन हमको यहाँ पानी देखना है कि पानी यहाँ से जा रहा है कि नहीं। तो पानी यहाँ से सफिशिएंट निकल रहा है, जितना निकलना चाहिए। नाला इतना चल रहा है 24 घंटा, कोई पानी खींच रहा है? आप क्या कहते हैं, पानी क्यों नहीं निकल रहा? सर कचरा की वजह से, कचरा कारण है। नाला में कचरा जमा है, जब जल ही नहीं आएगा तो कैसे पानी को खींचेगा? मुख्य कारण कचरा है। कचरा का कोई प्रबंधन ही नहीं है। सरकार पैसा खर्चा करती है, पैसा कहाँ चला जाता है? इसका कुछ तो जमीन पर उतर ही नहीं रहा नक्शा, क्या होगा नहीं होगा। अगर यूं ही इस तरह से रहेगा तो पटना खुद अब बारिश के ही पानी से जल प्रलय हो जाएगा। आपने देख लिया, सुन भी लिया। और जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई इस इलाके का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ध्वस्त हो गया है, तो पानी कैसे निकलेगा? पानी जो ठीक है उपलब्ध है, सम्प हाउस तक आ जा रहा है, उसे तो सम्प हाउस फेंक देगा गंगा नदी में। लेकिन जो पानी सम्प हाउस तक पहुंचेगा ही नहीं, उसे आप सम्प हाउस कैसे बाहर फेंकेगा? तो जल जमाव
का स्तर नहीं घट रहा है, इसका एक बड़ा कारण है कि ड्रेनेज सिस्टम आपका फेल हो गया है। फिर यहाँ से हम पहुँचे अंटा घाट, गंगा घाट, और वहाँ जाकर जायज़ा लिया तो चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। वो सम्प हाउस बहुत पावरफुल है और उसका जो संचालक है उसका कहना है कि 1 सेकंड में 500 लीटर पानी फेंक सकता है। लेकिन हमने पूछा कि बंद क्यों है भाई फिर, तो उसने कहा कि पानी ही यहाँ नहीं पहुँच रहा है। मैंने बोला कि पूरा पटना डूबा हुआ है, 4 फीट पानी जमा है और आप अपना सम्प हाउस बंद किए हो, कह रहे हो कि पानी नहीं मिल रहा है। बोला कि वो पानी जमा है पटना शहर में, लेकिन जहाँ मेरा सम्प हाउस है यहाँ तक आने के लिए जो ड्रेनेज सिस्टम बना है वो फेल है। तो पानी यहाँ पहुँचेगा तब हम मोटर चलाएंगे, हम तो 1 मिनट मोटर चलाते हैं पानी खाली हो जाता है। यानी ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं है। और आपने सबसे पहले ही खबर दिखाई थी, सबसे पहले खबर हमने दिखाई थी कि नमामि गंगा परियोजना जो है उसके तहत जो पाइपलाइन बिछाने का काम हो रहा है पटना में, उसकी वजह से जो हमारा पहले का ड्रेनेज सिस्टम है बहुत नुकसान हुआ है उसको, और उस वजह से ध्वस्त हो गया है। कई लोगों ने आरोप लगाया, हमने दिखाया था, अब सब लोग सवाल उठा रहे हैं। तो कोई कोऑर्डिनेशन का अभाव है। नगर निगम का जो नाला है, ड्रेनेज सिस्टम है, और नमामि गंगे के तहत जो काम किया जा रहा है, दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। तो जो नगर निगम का नाला है, ड्रेनेज सिस्टम है, उसको ध्वस्त कर दिया नमामि गंगे में लगे लोगों ने, तो उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। आप देखिए पुलिस कॉलोनी है, कई इलाके हैं जहां के लोग कह रहे हैं कि नमामि गंगा परियोजना की वजह से ही ड्रेनेज सिस्टम ध्वस्त हो गया है और पहली बार इतना जल जमाव हुआ है। और उसी तरह से कई ऐसे कारण हैं, जैसा कि मैंने बताया भी कि भाई हम लोग गए थे कदम कुआं, वहाँ पर भी सम्प हाउस है। सम्प हाउस पानी क्या निकालेगा, वो खुद पानी में डूब गया था। आज 5वें दिन उसको रेस्क्यू किया गया है, सम्प हाउस को ही रेस्क्यू किया गया 5वें दिन, जिसमें 9 फीट पानी भरा था, उसको आज निकाला जा रहा था। हम लोग गए तो, और कहा गया कि आज शाम तक वो सम्प हाउस चालू हो जाएगा। तो लोग 4 दिनों से उम्मीद लगाए बैठे हुए थे कि अब पानी कम होगा, अब निकलेगा। और आपको बता दूं कि हम पहुँचे दिनकर गोलंबर, कदम कुआं इलाका है, राजेंद्र नगर है, उस इलाके का पानी तो वही निकालेगा, दिनकर गोलंबर पर जो सम्प हाउस है। लेकिन वो खुद डूब गया था 9 फीट पानी में, और 4 दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे कि पानी कम होगा। शासन प्रशासन दावा कर रहा था कि 24 घंटे में पानी निकल जाएगा, लेकिन निकाला तो जा नहीं रहा था। पानी निकालने का काम तो सम्प हाउस करता है, वो सम्प हाउस ध्वस्त था, खुद डूबा हुआ था। आज जिनको बीमारी का इलाज बनना था खुद बीमारी में डूबे हुए थे। बिल्कुल, वो खुद बीमार था और खुद डूबा हुआ था। उसको पहले रेस्क्यू करिएगा तब ना वो बाकी लोगों को रेस्क्यू करेगा। तो आज जब हम वहाँ पहुँचे तो उसको खाली करा दिया गया था पानी, और पानी खाली कराया जा रहा था, और आज शाम तक उसके चालू होने की संभावना है। तो लोग 4 दिन से इंतजार कर रहे थे कि पानी खाली हो जाएगा, जल स्तर घटेगा, राहत की सांस लेंगे, बिजली रिस्टोर होगी। शासन प्रशासन दावा कर रहा था 24 घंटे में पानी निकल जाएगा, लेकिन पानी निकालने वाला जो सम्प हाउस था वो खुद डूबा हुआ था। तो पानी नहीं निकलने का असली कारण सामने आ गया है। सबसे बड़ा राज खुल गया है कि आखिर 5 दिनों में पटना का पानी क्यों नहीं निकल पाया। इसलिए नहीं निकल पाया कि ड्रेनेज सिस्टम ध्वस्त है, और जो सम्प हाउस है या तो डूब गए थे या उन तक शहर का पानी ड्रेनेज के जरिए नहीं पहुंच पा रहा है। और गंगा नदी को दोष दिया जा रहा था कि गंगा नदी में पानी ज़्यादा आ गया है। तो आज हमने गंगा नदी पर भी रिपोर्ट दिखाई है, आपको बता भी देता हूं। उस रिपोर्ट को आप देख सकते हैं सिटी पोस्ट पर, कि गंगा नदी का जल स्तर बिल्कुल नहीं बढ़ा है। फरक्का डैम के गेट खोल दिए गए हैं, उससे 1.5 फीट पानी और घट गया है, और 1.5 फीट नहीं भी घटा होता तो पटना को कोई खतरा नहीं था। उससे बहुत ज़्यादा पानी कुछ दिन पहले था। तो अभी पूरी तरह से पटना की दुर्गति के लिए, पटना में जो त्रासदी आई है बाढ़ की, उसके लिए ड्रेनेज सिस्टम जिम्मेवार है, हमारा जो सम्प हाउस है उसका व्यवस्था जिम्मेवार है, कुप्रबंधन जिम्मेवार है। और जब तक ये दुरुस्त नहीं होगा, मुझे लगता है कि पटना को इस तरह का संकट आगे भी झेलना पड़ेगा। इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अगर सरकार पटना को वाकई स्मार्ट बनाना चाहती है तो सबसे पहले उसे ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करना होगा। और जो बाढ़ की नौबत आई है पटना में, और उस बाढ़ के पानी में जो कचरे नज़र आ रहे हैं, उससे पता चलता है कि पटना कचरे की ढेर पर है। तो पहले सरकार कचरा साफ करो, और सबसे पहले आप ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करो, तब तो बनेगा पटना स्मार्ट। तो मुझे लगता है कि पटना को स्मार्ट बनाने का सपना अभी सपना ही है, हकीकत नहीं बन पाया है। और बनेगा तभी जब बाढ़ से सबक लेंगे लोग। एक चीज़ सर, जो अंतिम सी सवाल है कि सरकार के खिलाफ जो परसेप्शन है
इस बाढ़ में जो परसेप्शन बना है वो उस निगेटिविटी को बढ़ा रहा है। हो क्या रहा है कि जैसे महाराणा प्रताप भवन है सर, महाराणा प्रताप भवन में लोगों को खिलाने पिलाने की व्यवस्था की गई है। लोगों से बात करने पर ये कहा जाता है कि जब महाराणा प्रताप भवन पहुंच जाएंगे तब तो हम सूखे में पहुंच गए, तब राहत की जरूरत ही नहीं है। नहीं, महाराणा प्रताप भवन भी डूबा हुआ है अभी। और ठीक है, दूसरी बात है कि कॉमर्स कॉलेज में व्यवस्था की गई है, तो वहाँ लोग पहुंच जाएंगे तो वाकई सूखे में पहुंच जाएंगे, संकट से बाहर हो जाएंगे। और शहर के लोग हैं तो दुकानें खुली हैं, कहीं भी खरीद के खा लेंगे। देखिए, शहर के लोगों के साथ ये फायदा है। पानी वगैरह जो बांटने के लिए ले जाया जा रहा है, लोग बता रहे थे कि ला रहे हैं लोग और यहीं बांट दे रहे हैं, आगे नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल इस तरह की शिकायतें कई लोगों ने लगाई कि जो रिमोट इलाके हैं, यानी जो मुख्य सड़क है वहाँ पर तो एनडीआरएफ की टीमें लगातार घूम रही हैं, लेकिन जो गली गुच्चे गलियारे हैं, पतली सड़क है, उस इलाके में राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, राहत सामग्री पूरे पटना के हर गली में, हर मोहल्ले में पहुंचाना बड़ा मुश्किल है। अभी तो मीडिया का भी ध्यान है और सरकार का भी ध्यान है केवल राजेंद्र नगर पर जो सब्जी बाग है, रोड नंबर 8 है, हाँ बिल्कुल उस इलाके पर है, और वहीं सब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, राहत सामग्री बांटी जा रही है। लेकिन बाकी जो इलाके हैं, आप चल जाइए गोला रोड के उस पार पाटलिपुत्रा स्टेशन के पास, वहाँ पूरा इलाका डूबा हुआ है। 5 दिन से कोई राहत सामग्री नहीं, कोई बचाव कार्य नहीं चल रहा है। और भी कई इलाके हैं, मीठापुर के इलाके में चले जाइए, पूरा घर डूबा हुआ है, कोई राहत बचाव कार्य नहीं है। पाटलिपुत्रा में चले जाइए, पूरा इलाका डूबा हुआ है। राहत बचाव कार्य के नाम पर रविशंकर प्रसाद के आने के ठीक पहले एक एनडीआरएफ की बोट वहाँ तैनात की गई, वो भी आम आदमी के लिए चल नहीं रही थी। तो दिखावा ज़्यादा है, मुझे लगता है काम कम हो रहा है। और काम केवल एक करने की ज़रूरत है कि जल की निकासी का काम करना जरूरी है, बिजली को रिस्टोर करना जरूरी है। इसके अलावा पटना के लोगों को सरकार से कुछ भी नहीं चाहिए। अगर किसी को चाहिए तो उनको चाहिए जो गरीब हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनको तत्काल खाने के लिए अनाज चाहिए, खाने के लिए राहत सामग्री चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, सोने के लिए जगह चाहिए। बाकी लोग तो जो पक्के मकानों में रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर पर पानी आ गया, पहले मंजिल पर जाकर सो लेंगे चैन की नींद। लेकिन जो गरीब हैं उनकी फिक्र करना ज़्यादा जरूरी है। सर, आखिरी सवाल है, चूँकि सवाल में इंटरेस्ट है हमारा, कि सवाल यह है कि सरकार के खिलाफ जो परसेप्शन बना है, 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव होना है, सियासत से अगर जोड़ कर देखें तो क्या नुकसान हो सकता है सरकार को, या फिर जो जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं उनको क्या फायदा हो सकता है? देखिए, बाढ़ इतना बड़ा चुनावी मुद्दा नहीं बनेगा कि उससे सरकार को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इस तरह के मुद्दे अगर चुनावी मुद्दे बनते तो ऐसे समस्याएं रहती ही नहीं। और पटना सब कुछ पटना तो ऐसे भी पटना सब कुछ तय नहीं करता है, और पटना तो बीजेपी का है ही। अगर पटना के लोग दुर्गति भी झेलेंगे, बाढ़ की त्रासदी भी झेलेंगे, तो वोट तो बीजेपी को ही देंगे। नीतीश कुमार बीजेपी दोनों साथ हैं ना जी, तो नीतीश कुमार को भले आप कोस लीजिए, लेकिन वही जिम्मेवार थोड़े हैं। नगर विकास विभाग शुरू से लेकर अब तक बीजेपी के पास रहा है। आज बीजेपी के तमाम नेता बाढ़ के बहाने, पटना में जल जमाव के बहाने नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन वो क्यों भूल जा रहे हैं कि ये विभाग, ये महकमा, स्वास्थ्य महकमा, भोला सिंह से शुरू हुआ था, हाँ, नगर विकास पूरी तरह से शुरू से ही बीजेपी के कोटे में रहा है, और उसी के कोटे में जो मंत्रालय रहा है उसकी दुर्गति है। स्वास्थ्य विभाग का हाल देख लीजिए आप, नगर विकास का हाल देख लीजिए। तो मुझे लगता है कि ये राजनीति चलती रहती है, इसका मतलब कुछ और होता है, दिखता कुछ और है। और इससे नुकसान तो हुआ है कि नीतीश कुमार जैसा गंभीर आदमी, जिनको विकास पुरुष लोग कहते हैं, उनके राज्य की राजधानी में अगर 5 दिनों तक लोग पानी में बंधक बन जाए, उनको परेशानी हो, तो इससे तो बट्टा तो लगता है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। और इसी वजह से देखा आपने कि रात भर वो घूमते रहे, खुद निरीक्षण करते रहे, लोग विरोध भी करते रहे, फिर भी लोगों के बीच जाते रहे। तो वो समझदार हैं और राहत और बचाव कार्य के जरिए उस चुनौती को अवसर में बदल देना चाहते हैं। तो शहर के सैलाब ने नीतीश की साख में बट्टा जरूर लगाया है, लेकिन कोई सियासी नुकसान का खतरा फिलहाल दिखता नहीं है। परसेप्शन जरूर नीतीश कुमार के खिलाफ है मौजूदा वक्त में। और ड्रेनेज सिस्टम सबसे बड़ी वजह है। पटना के लोग जिस तरीके से आफत में फंसे हुए हैं
उसकी हमारे वरीय सहयोगी श्रीकांत प्रत्यूष ये समझाने की कोशिश कर रहे थे, बताने की कोशिश कर रहे थे कि इस आफत की रियलिटी क्या है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।